वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में दादरी का कांड जहाँ हुआ है, वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, जहाँ अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं। मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि जो घटना है वो अनफॉर्चुनेट है, हमने उसका विरोध भी किया है। इन घटनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे किसी संगठन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप अन्याय नहीं करेंगे। जिन बातों के साथ हमारा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, उसके बिल हमारे नाम से फाड़कर रिजाइन करना, ये कौन सा न्याय है? और दूसरा सवाल मैं पूछता हूं कि जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तब क्यों नहीं लोगों ने अपने पुरस्कार वापस किए? जब पंजाब में निरपराध लोगों की हत्या हुई, तब क्यों इन्होंने पुरस्कार वापस किए? इतने आतंकवादी देश में, तब इन्होंने कहाँ गए थे ये लोग? एक देखिए, ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो पहली बार एक परिवार को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर, एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता बनी, जिनका पेट में दर्द तब से उठा हुआ है। ये दर्द बार बार निकल रहा है। वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं वो रिजाइन करने की हिपोक्रेसी कर रहे हैं। और मैं आप जैसे पत्रकार को और देश को सवाल पूछता हूं कि देश में जो कुछ घटना हुई है, मैं मानता हूं कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली किसी थ्योरी को भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और हमारी विचारधारा मान्य नहीं करती। हम जातीयवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। वक्त आया तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, पर हम भी नहीं करेंगे। हम राष्ट्रवादी हैं। हम आतंकवादियों के खिलाफ है, पर हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मुझे बताइए कि जिन घटनाओं के साथ हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं, उसके बिल हमारे नाम पर फाड़ कर दिन भर हमारा डमरू बजाते रहना, ये कौन सा न्याय है? मैं आपको पूछता हूँ, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये न्यायपूर्ण है? क्या सही हम इस बातों के लिए कोई जिम्मेदार है? क्या 1947 से लेकर देश में इतनी घटनाएं हुई, तब इन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया? तब अपने पुरस्कार ने क्यों नहीं वापस किया? मैं इन पुरस्कार जिनको मिले उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनके प्रति आदर रखता हूँ, पर नरेंद्र मोदी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार की जिम्मेदारी कहाँ है? और हमको, हमारे को और बिल फाड़कर ये सब इस प्रकार का चल रहा है, क्या ये न्यायपूर्ण है? मैं देश की जनता से सवाल पूछता हूँ, आप जैसे अच्छे पत्रकारों से सवाल पूछता हूँ कि जिस बात के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आज तक पर न्यूज़ आ रही है और एनडीटीवी को जिम्मेदार पकड़ा जा रहा है। एनडीटीवी पे न्यूज़ आ रही तो और जी को जिम्मेदार पकड़ा जा रहा है। हमारा संबंध क्या है? हम देश में दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सबका साथ, सबका विकास, और हम ईमानदारी से, मैंने कश्मीर में 24,000 करोड़ के काम शुरू किए। हमारा श्रीनगर में, और वहाँ कोई चुन के नहीं आया। नॉर्थ ईस्ट में 1 लाख करोड़ के काम मैंने मंजूर किए और 16,000 करोड़ के काम शुरू किए। कभी हमने ये नहीं देखा कहाँ हम जीते हैं। हम ना राजनीति, जरूर हम राजनीतिक नेता है, पार्टी है, पर इसका न सोचते हुए विकास की एजेंडा को लेकर हम काम कर रहे हैं। और मैं एश्योर करता हूँ कि जात, पंथ, धर्म और भाषा और सेक्स, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने वाली कोई बात हमको मान्य नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और एक प्रमुख व्यक्ति करके बता रहा हूँ, पर बार बार हमको एंटी दलित, एंटी पुअर, एंटी फार्मर, ये एक्स्टेब्लिश करके जो वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऊपर बिल फाड़ रहे हैं और वो जस्टिफाइड नहीं है। और मैं कई कुछ भी इसके ऊपर आपको चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आपको पूछता हूं, कौन से घटना के लिए हम जिम्मेदार हैं? आप बताइए। पहली बार इस देश ने जाना साक्षी महाराज क्या कहते हैं, हत्या कीजिएगा गौ की, हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, आप ही के सांसद हैं। पहली बार इस देश ने जाना इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। पहली बार इस देश ने जाना प्रधानमंत्री खुद को ईबीसी बतलाते हैं। यह इस देश में जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि जाति की राजनीति नहीं करते हैं, सत्ता में आते ही आपने जाट आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। अगर आप जाति की राजनीति नहीं करते हैं तो बीजेपी के अध्यक्ष को यह बोलने की जरूरत क्यों पड़ी कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी हैं? इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में नहीं कहा गया था। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जब अध्यक्ष था, तब गुजरात के चुनाव हुए और मैं ये बात मानता हूं कि जातीयवाद है, और जातीयवाद, और आगे चलकर मैं स्वीकार करता हूं कि सभी पार्टियों में एक व्यक्ति था, एक नेता था, वो बाला साहब ठाकरे थे, जिनके पार्टी में उन्होंने जाति के आधार पर कभी निर्णय नहीं किया। ये मैं अप्रिशिएट करता हूं।
और मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के बाद में भी मैं जब अपने चेंबर में यूपी बिहार में जब सुनता था तो कुछ जगह हमारे नेता तो मुझे अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे वॉमिटिंग हो जाएगा, अब मत सुनाइए। तो मुझे बता दें ये ग्राउंड रियलिटी है, आइदर यू लाइक इट मे नॉट लाइक इट। जातीयवाद की राजनीति ये ग्राउंड रियलिटी है। पर जैसे मेरे जैसे लोग हैं, आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आइए, और मैं भी, मुझे मुसलमानों ने वोटिंग किया हुआ है और मैंने मुसलमानों के सभा में कहा कि मैं आरएसएस वाला हूँ, मैं छुपाता नहीं, वोट देने के पहले सोच लेना। अगर मैं जातिवादी और सांप्रदायिक हूँ तो मुझे वोट नहीं देना। 35 से 40 तक के मुस्लिम मुझे वोट किए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि जातिवाद है, ये सही है। क्या नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 बार 4 बार कभी मुख्यमंत्री बने, कभी जातिवाद की बात लाई, कभी ओबीसी की बात की? जब मुझे बताइए, दिल्ली में जब हमारी लोकसभा का चुनाव हुआ तब कभी हमने कहा कि हमारा नेता ओबीसी है? क्या होता है, कभी चर्चा में आप जैसे लोग, होशियार लोग पूछते हैं फिर ओबीसी का क्या, तो कभी जवाब में कोई बोल देता है कि ये ओबीसी है, लगा देते फिर। तो कभी कभी क्या हम सीधे लोग हैं, आप जैसे होशियार लोग जब सवाल पूछते हैं तो कहीं तो भी अटक जाते हैं। तो बेचारा हमारा अध्यक्ष ने एक दिन कह दिया कि आप हमको क्या जातिवाद करें, हमारे नेता ओबीसी है, लगा दिया उसको। हमने उसको कभी कैंपेन का, मैनिफेस्टो का विषय नहीं रखा। दूसरी बात, क्या आपके चीफ एडिटर है, आप हैं, और छोटे छोटे पत्रकार है देशों में, वो जो बोलता उसके आपका बोलना, आपके चीफ एडिटर का बोलना, आपके मालिक का बोलना फर्क नहीं है? अब मुझे बताओ, हमारे पार्टी में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। देखो, इस देश में सभी प्रकार के लोग हैं। केवल बुद्धिमान और विद्वानों के भरोसे पार्लियामेंट का चुनाव नहीं जीता जाता। सबको एक एक वोट का अधिकार है। वाइस चांसलर को भी एक वोट है, और टिकट का ब्लैक मार्केट करने वाला नया पिक्चर लगने उसके बाद भी एक वोट है। अच्छा, वाइस चांसलर वोटिंग को जाता है या नहीं जाता, ये जरूर जाता, और साथ में 10 लोग लेके जाता। तो हम अगर चुनाव जीतेंगे तो हमको सबका वोट चाहिए। तो हमारे पार्टी में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। पर साक्षी महाराज कह रहे हैं या बाकी कोई कह रहा है, ये पार्टी की लाइन नहीं है। हमने बार बार ये क्लियर कर दिया। अब कोई अगर अध्यक्ष बोलेगा वो पार्टी की लाइन होगी, प्रधानमंत्री बोलेगा ये पार्टी की लाइन होगी, पूर्व अध्यक्ष बोलेगा ये पार्टी की लाइन होगी, या आपके जैसे लोगों को साक्षी महाराज ये बार बार दिखाते वो लाइन होगी। क्या लाइन होगी? हमारी लाइन संविधान होगी। संविधान की शपथ लेकर वो सांसद बनते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर संविधान की आपने शपथ ली है तो सवाल 2 वोटरों का बराबर होने का नहीं है। मसला ये है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से आप भागना चाहते हैं। और ये आपने ओवैसी के बारे में क्या किया? उन्होंने कैसे कैसे भाषण दिए? हम भी तो ही कह रहे हैं, यहाँ भी एक ओवैसी, वहाँ भी एक ओवैसी। देखिए, हिंदू है, वो मुस्लिम है, इस दिशा में आप क्यों जा रहे हैं? आप एक बात याद रखिए, विवेकानंद जी ने कही हुई बात है, हमारा देश को सहिष्णुता, सहनशीलता और सर्वसमावेशकता सिखाने की किसी ने आवश्यकता नहीं है। हम लोग बाय इनहेरेंट जेनेटिक के हिसाब से हम लोग सेक्युलर हैं, और सेक्युलर शब्द का अर्थ है सर्वपंथ सर्वधर्म समभाव। अफजल गुरु को फांसी देना या नहीं देना, उसमें राजनीति करने वाले लोग सेक्युलर नहीं हो सकते। एंटी नेशनल और आतंकवादी लोगों की अपीजमेंट करने वाले लोग कभी सेक्युलर नहीं हो सकते। निरपराध हिंदू पर उसकी हत्या करना ये गलत है, और निरपराध मुसलमानों को मारना ये भी गलत है। हम लोग इस देश में, सबकी संस्कृति अलग है, सब मिलकर देश के विकास के लिए काम करेंगे। गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हमारी समस्या है, और इस देश में सबसे ज्यादा गरीबी मुस्लिम समाज में है। उनको रोजगार की आवश्यकता है। कांग्रेस ने 68 साल में से 60 साल शासन किया। क्या दिया मुसलमानों को? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, इसके सिवा कुछ नहीं दिया। हम मुस्लिम समाज का विकास चाहते हैं, और हर मुसलमान कोई पाकिस्तान का हितचिंतक नहीं है, और मुसलमानों के देशभक्ति पर संशय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में अनेक समय अनेक मुसलमान ऐसे जो सैनिक है जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है। सवाल यह है कि जो एंटी नेशनल है, और जो विशेष रूप से पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने जो कल कहा कि 3 बार लड़ाई में पीटने के बाद पाकिस्तान को यह पता चला कि अब हिंदुस्तान को हम वॉर में नहीं हरा सकते, और इसलिए उन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू की और आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेजा। और पाकिस्तान का ये प्लान है कि पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी यहाँ बॉम्ब स्फोट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, और हिंदू मुसलमानों में झगड़ा प्रस्तावित करके हम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। ये उनका मास्टर प्लान है। हम पूरी तरह शांति चाहते हैं।
हम पाकिस्तान के विरोध में, आतंकवाद के विरोध में, आईएसआई के खिलाफ है, हम भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और ये बात हम बार बार कहते हैं, पर क्या होता है, कुछ लोगों ने अपना एजेंडा पक्का किया है, हमें चिंता नहीं उनकी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले भी इन लोगों ने कम कोशिश की क्या? मीडिया में बैठकर 24 घंटे ब्रेकिंग न्यूज चलाई, कैसे हम जातिवादी है, कैसे सांप्रदायिक है, गुजरात में दंगे कैसे, दिन भर दिखाया। इनके पूरे विरोध के बावजूद इनको छाती पर रगड़ते हुए हम जीत के आए और आज हम देश में राज कर रहे हैं, करेंगे। देश की जनता का विश्वास हमारे साथ है। अगर हमारे बीच में से कोई व्यक्ति अगर गलत स्टेटमेंट देता है तो अध्यक्ष जी ने सबको बुलाया है और कहा, और मैं तो एक बार कहता था, आपको एक जोक बताता हूँ, मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था, ये बीजेपी ये सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये माँ बेटों की, पिता पुत्रों की पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं है, या कोई मालिक नहीं है। तो ये पार्टी में इतने नेता और इतनी डेमोक्रेसी, तो मैंने कहा कि एक नेशनल एग्जीक्यूटिव में कि एक एक सदस्य का स्वागत करो, गले में हार पहनो और उसके मुंह पर एक पट्टी चिपकाओ। एक बॉम्बे टू गोवा पिक्चर था, उसमें एक लड़के के, उसकी माँ ने वो पकौड़ा खाता था, उसके पेट में पट्टी चिपकाई थी। मैंने बोला ऐसे सबको चिपकाओ। तो डेमोक्रेटिक पार्टी होने के कारण कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते ही हमारा प्रॉब्लम है। हमारे अध्यक्ष जी ने सबको बुलाया और मैं था तब भी मैं बुलाकर कहता था कि बोलो मत। अच्छा, आप भी लोग ऐसे कहीं भी गए, ये दंडू का खड़ा कर देते, तो वो लोग बेचारे टेम्प्ट कर देते उनको, फिर उनसे बुला लेते और दिन भर चलाते। आपका गलती नहीं, गलती हमारी है। तो इस बार ये जो स्टेटमेंट आउट ऑफ बॉक्स जो हुए हैं, या हमारे में से कुछ लोगों ने किए, ये गलत है। अगर कुछ लोग बाहर के करते होंगे तो उनको करने दो, उनको गलती करने का अधिकार या नहीं अलग बात है, पर हमने गलती नहीं करनी चाहिए हमारे तरफ से। यही पार्टी की भूमिका। बीजेपी डेमोक्रेटिक है 100%, सरकार भी डेमोक्रेटिक है 100%। इसीलिए आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा पाकिस्तान चले जाइए। मुझे एक बात बताइए, डेमोक्रेसी का और पाकिस्तान जाने के स्टेटमेंट का क्या प्रश्न है, संबंध है? देखो मैं आपको बता रहे हैं, देखो आप यही बात जो है ना, आप जोड़ने का मत करिए। एखादे पाकिस्तान के व्यक्ति ने या एखादे हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने, कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा, इस बात का जिक्र तो समझिए, सवाल सांसद का नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए, बीफ खाने को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा। बुंडा प्रसन्न जी 2004 में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार थी, उनका निर्णय है, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका निर्णय है ना, हमने निर्णय लिया है ना, हमें कोई लेना है ना कोई देना है, जिसको जो खाना वो खाए। हमारे मंत्रियों को क्या होता है आप बताओ, अभी मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, फ्री फ्रैंक फेयरली बोल रहा हूँ, मेरे आपका सवाल निकाल दो और मेरे पहले के 4 वाक्य निकाल दो, आगे के 4 और बीच में का 1 वाक्य दिन भर लिखा दो, आज तक पर तड़ाके से ब्रेकिंग न्यूज चल रही, गडकरी ने क्या कहा, गडकरी ने क्या कहा। अब ये जो प्रॉब्लम है आपका नहीं है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे मित्र हो और आप बहुत अच्छा है, पर मैं ये जो कह रहा हूँ, ये जो स्टाइल है मीडिया में कि लगा दो ब्रेकिंग न्यूज दिन भर, अच्छा वो बोले तो और कुछ लगा दें। अभी कभी वो हमारे विदेश राज्य मंत्री बेचारे मिलिट्री से आए हुए हैं और राजनीति का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने उनको कहा आप बोलते क्यों, बेटर वे न बोलना अच्छा है। अभी मैं किसी से बोलता ही नहीं, अब आपने बुलाया इसलिए इतना बोल रहा हूँ, तो मैं अपने घर में ये मीडिया को इंटरव्यू देने के लफड़े में नहीं पड़ता, पर आप जैसे प्रेमी कहते तो मैं आता हूँ। तो इसलिए कम बोलना, नहीं बोलना, ये बीजेपी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम रूलिंग पार्टी है, हमको अब कार्य करके दिखाना है, हमको अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना है, देश की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर करना है। और गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। जिस भाव में पेट्रोल, डीजल और गैस हिंदू को मिलता है, उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। इस देश की बेसिक समस्या भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी है, और हम ऐसी इकोनॉमी को निर्माण करना चाहते हैं जो रोजगार का निर्माण करेगी, देश का विकास करेगी और हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 की ताकत बनाएगी। हम सब उसके लिए काम करें। अब कोई सवाल पूछते हैं, विवाद होता, कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई बोलता है तो उसको छोड़ दीजिए। अब हिंदुस्तान में मीडिया में ऐसे लिखने वाले कम नहीं है क्या? एक अखबार में, एक चैनल में एक ही विचारों से चलने वाले सब लोग हैं क्या? आप कितने कॉन्ट्रडिक्टरी कार्यक्रम दिखाते, एक तरफ एक व्यू पॉइंट लेकर चलते हैं, फिर 4 घंटे के बाद दूसरा व्यू पॉइंट लेकर चलते हैं, फिर दूसरे दिन तीसरा व्यू पॉइंट लेकर चलते, क्या होता नहीं क्या? ये डेमोक्रेसी है, थोड़ा बहुत चलते रहता है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाइन, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, उनकी लाइन,
हम जो पूर्व अध्यक्ष है उनमें से कोई बोलता है तो उसकी लाइन देन आई कैन अंडरस्टैंड, पर कोई प्रवक्ता बोलता है, एक आधे बार प्रवक्ता भी आजकल बोलते समय एक आधे बार गलती होती है। इसमें हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आप जैसे लोगों से और ज़्यादा ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी में देने की आवश्यकता है, वो जरूर करेंगे। पर इंटेंशनली बाय लार्ज हमारी पार्टी कम्युनल नहीं है, जातिवादी नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, और हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति जिसका उल्लेख अनेक लोग हिंदू संस्कृति करते हैं, जिसमें विवेकानंद जी ने कहा है कि हमारा देश सर्वसमावेशक है, सहनशील है और सहिष्णु है, और जिस देश में मेजॉरिटी हमारी भारतीय संस्कृति की है, विचारधारा की है, इतिहास की और विरासत विचार करने वाले लोगों की है, तब तक सभी धर्म के लोग सुरक्षित है। दुर्भाग्यवश जिस देश में 51% पॉपुलेशन मुस्लिम हो जाती है, वर्ल्ड में एक भी देश में समाजवाद नहीं है, सेकुलरवाद नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। आप जितनी चर्चा हिम्मत के साथ हिंदू धर्म और हिंदू जातियों पर करते हो, क्या उतनी चर्चा आप बाकी धर्मों के बारे में कर सकते हो? करते हो कभी? आज मुझे बताओ कि बलात्कार करने के बाद उसको पत्थर से ठोक ठोक के मारा गया, या किसी महिला के साथ कैसा व्यवहार हुआ तालिबानी इन लोगों ने किया, क्या ये चर्चा का विषय बन सकता है देश में? क्या कोई मीडिया इसमें चर्चा करने की हिम्मत दिखा सकती है? मैं आपको दोष नहीं देता, हमारे देश में अपने ही लोगों को अपने को ही कोसने में बड़ी मजा आती है, और ये हमारे देश में ये बड़ा ये हो गया कि जो जो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपनी विरासत को कोसना, ये बड़ा मॉडर्न थिंकिंग का एक लक्षण बना हुआ है। कुछ बातें गलत है तो गलत है तो उसको सुधारेंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि पुराना ओल्ड इज गोल्ड, ये नहीं है। जो पुरानी गलत बातें हैं, जो इरिवेलेंट है, उसको बदलना है। मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में फ़र्क है। मॉडर्नाइजेशन को स्वीकारना है, ई गवर्नेंस को स्वीकारना है, टेक्नोलॉजी को स्वीकारना है, रिसर्च डेवलपमेंट साइंस को स्वीकारना है, और भारतीय जीवन मूल्यों को भी स्वीकारना है। और दोनों के आधार पर हम हमारे नए देश का निर्माण कर रहे हैं। हम बिल्कुल जातिवादी नहीं, सांप्रदायिक नहीं, किसी धर्म जात पंथ। लालू प्रसाद यादव सेकुलर है, नीतीश कुमार सेकुलर है, जो मुस्लिम और यादव वोटों का गठन है। मुलायम सिंह यादव सेकुलर है, जो वहाँ यादव और मुस्लिम के आधार पर राजनीति करे, खुला दिख रहा है तुमको। और हम सबको साथ लेकर जाने वाले हम लोग कम्युनल हैं, हम जातिवादी हैं, और हमारे नाम पर बिल फाड़ फाड़ कर पुरस्कार वापस कर रहे हैं। यानी ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये देश में कौन सा न्याय है। मैं आपके मार्फत देश की जनता को न्याय मांगता हूँ। ये ढोंगबाजी नहीं होना, लड़ना है तो डायरेक्ट लड़ो, विरोध करना है तो डायरेक्ट करो। ये पीछे से क्यों करते हो? ये मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कितने फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कितना पुरस्कार वापस किया? इतने निरपराध लोगों की हत्या भी तब क्यों नहीं किया? अब मुंबई में कुछ हुआ नहीं, महाराष्ट्र में कुछ हुआ नहीं, हुआ कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की, हुआ उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की, और रिजाइन कर रहे मुंबई में, पुरस्कार वापस कर रहे मुंबई में। ये क्या नाटक है? यहाँ तो पूना इंस्टीट्यूट का मामला था, मुंबई में ही है। और पूना, अब ये मुझे बताओ कि पूना इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी तय करेंगे कि डायरेक्टर कौन होगा? आपके आज तक के चैनल के जो पत्रकार है डिस्ट्रिक्ट के, वो तुम्हारा चीफ एडिटर तय करेंगे कि अरुणपुरी तय करेंगे? कौन तय करेगा? गडकरी जी, लग ऐसा रहा है कि आप इस सरकार को एक चैनल मान चुके हैं, क्योंकि चैनल पूंजी से लगता है। लाइसेंस हमको दे दीजिए तो हम भी निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए हमको 20 करोड़ रुपए चाहिए जो हम ला नहीं सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इस देश में एक विजन चाहिए था, एक समझ चाहिए थी। उस समझ को लेकर लगातार बोला गया आप लोग की तरफ से, उस बात का जिक्र किया गया, इसीलिए आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं। ये नारा आप लोग का दिया हुआ है। सवाल यही आ रहा है, आप खुद बोल देते हैं उधर यादव मुसलमान एक साथ हो जाता है, मुसलमान क्यों हो गया साहब, आपके साथ क्यों नहीं आ रहा है? कौन सी मुश्किल है उसको? नहीं, सवाल ये है कि कौन किसके साथ जा रहा है, ये विषय नहीं है। नहीं, सवाल आप पहली बात मैं आपको बता, सरकार, आप सरकार चला रहे हैं, मैं आप उससे चैनल से अगर उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं तो इससे बड़ी त्रासदी हो नहीं सकती। पहली बात, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ बातें साफ कहने के लिए मैं सुधारण का उपयोग करूँ। मैं पहली बात पूछता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी आने के बाद, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ है? 4.25% का जीडीपी आज 7.50 के ऊपर गया है। क्या प्रधानमंत्री कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं? क्या दुनिया में प्रधानमंत्री के कारण भारत की इज्जत बढ़ी नहीं है?
क्या अमेरिका से लेकर, कनाडा से लेकर, यूके से लेकर, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, पर अभी मुझे बताओ बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, हमने सीमलेस ट्रैफिक शुरू कर दिया। क्या देश के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं? क्या इस देश में विकास की रफ्तार नहीं बढ़ी है? क्या इस देश में 19 करोड़ लोगों ने बैंकों में खाते नहीं खोले हैं? क्या मुद्रा बैंक से गरीब लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है? मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जितनी अपेक्षा हमारे तरफ से होगी शायद 100% पूरी नहीं होगी। अब तो हमको 1.5 साल ही मिला है। अब मेरे डिपार्टमेंट में मंत्री था तो 2 किलोमीटर रास्ता बनता था जब मैं मंत्री बना, आज 18 किलोमीटर बन रहा है और मार्च एंड के पहले 30 किलोमीटर बन रहा है। क्या प्रगति नहीं हुई? देखिए, फिर भी हमको और ज़्यादा काम करना है, देश के लिए और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। पर एक बात जरूर है कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी के 10 साल और हमारे 1.5 साल